गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक हमें क्या पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको किसको बोलते हैं। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको किसको बोलते हैं और हम कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें पहचानना है तो उसमें कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन का रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। किसका रहना ज़रूरी है? कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल मैं लिया हूँ CO2। अब हम बोल रहे हैं क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप देख रहे हो कि इसमें कार्बन तो है लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं है, तो हम CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अगर हम बात करते हैं CH4 का, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कार्बन भी है एज वेल एज हाइड्रोजन भी है, तो हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अगर हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जहाँ पर हमने ले लिया C2H6, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कार्बन भी है एज वेल एज हाइड्रोजन भी है, तो इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अगर हम चौथा कंपाउंड ले रहे हैं HCHO, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी कार्बन है एज वेल एज हाइड्रोजन भी है, तो इसको भी हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, हाँ कि ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये ले लेते हैं आपको CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें भी हम देख रहे हैं कार्बन भी है एज वेल एज हाइड्रोजन भी है, तो इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अगर हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं इसको, जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी कार्बन है और कार्बन का जो एक वैलेंसी खाली है वो क्या बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CS2 का, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं NH3 का, आप देख रहे हो कि इसमें H है लेकिन क्या कार्बन है? नहीं है, तो ये वाला भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं HC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम एसिड्स भी बोलते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हो, इस फार्मूला में कार्बन भी है एंड हाइड्रोजन भी है, तो इसको भी हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसमें भी हम देख रहे हैं कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी आप ये समझ गए कि हम कंपाउंड को कब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इसके लिए क्या है, इसके लिए यही है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन का रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। बेसिक रहा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज कैटिनेशन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि मेरा कैटिनेशन क्या होता है। अगर आप क्लास 10th पास कर गए होंगे एक बार में तो आपको याद होगा व्हाट इज कैटिनेशन क्या होता है। कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है जो उसी में इनबिल्ट होता है बार बार चेन बनाने का। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो ये आपस में जुड़ के एक चेन बना लेंगे। मान लो मेरे पास 3 कार्बन है तो तीनों आपस में जुड़ के चेन बना लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन
द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड, किससे? दूसरे से नहीं, खुद से। देखो सी ने सी से बॉन्ड बनाया, तो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड बाई इटसेल्फ, बाई itself and to form long chain, and to form long chain, इसी को क्या बोलते हैं हम? कैटिनेशन। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए ये कार्बन 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 जुड़ के एक चेन बना लिया, तो कार्बन कार्बन क्यों जुड़ा? इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अब ये कार्बन ऐसा नहीं है कि एक ही चेन में जुड़ सकता है, ये ब्रांचिंग में भी जुड़ सकता है। जैसे मान लो हम चाहें तो ये चेन ऐसे भी जुड़ जाएगा, 1 2 3 यहाँ, एक यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया। तो ये आपको एक, जैसे ऊपर वाला क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा है, नीचे वाला क्या है, ये एक ब्रांच में जुड़ा है। अब क्या होगा, ये रिंग में भी जुड़ सकते हैं। जैसे मान लो कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकता है, ऐसा नहीं है, हम कार्बन को ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस प्रॉपर्टी से अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ कैटिनेशन, विद द हेल्प ऑफ कैटिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आज जो कार्बन का अकेला मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, उसका मेन रीज़न क्या है? कैटिनेशन। क्योंकि अगर आप देखते हो कि अगर मीथेन है तो एक कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन जुड़ा, और प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, तो ये सब के सब क्या प्रॉपर्टी हैं? कैटिनेशन। तो आज जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है कार्बन का, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? चलिए, ये हमारा हो गया बेसिक। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, जो ऑलरेडी हम बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है? आपको सिखाए थे बॉन्डिंग में कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स, आप सुनो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, when 2 or more than 2 different orbitals having different energies, when they are intermixed, they form a new orbital such that each and every orbital has equivalent or almost same energy, is known as hybridization। अब ये बात है कि कार्बन का जो हम बात करेंगे, तो कार्बन इसमें मतलब 99% 3 तरह का हाइब्रिड शो करता है। कार्बन कैन शो sp3 हाइब्रिड, कार्बन कैन शो sp2 हाइब्रिड, कार्बन कैन शो sp हाइब्रिड। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके थोड़ा फास्ट में बात करते हैं, क्योंकि आपने ये सब बॉन्डिंग में पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिड का, हम बात करते हैं किसका बेटा? sp3 हाइब्रिड का। तो सबसे पहला, जब आपका sp3 दिख जाता है, तो इसका शेप के बारे में हम क्या देंगे आइडिया कि शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले sp3 में हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका शेप होता है वो क्या होता है? इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, तो वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये क्या हो गया हमारा? बॉन्ड एंगल। अब हम बात करें कि एक्चुअली इसका 3D शेप क्या है और इसका ऑर्बिटल शेप क्या है। तो आप क्या देख रहे हो कि sp3 में एक s है और 3 p है, मतलब हम 4 ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा नया ऑर्बिटल बनेगा वो 4 का ही बनेगा, क्योंकि अगर आप 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो तो आपको 4 ऑर्बिटल ही बनेगा, लेकिन उस चारों ऑर्बिटल का एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा। तो समझ में आ रही है? तो अगर हम ऑर्बिटल में इसका शेप बनाएं तो कैसे बनेगा?
एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बना, एक हमारा ये बना, एक हमारा ये बना। आपको पता है कि जब हम शेप की बात करते हैं तो हमें एक्सिस को डिफाइन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्सिस को डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप शेप को डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब मैं अगर इसको जोड़ दूं तो आप क्या देख रहे हो, क्या ये टेट्राहेड्रल बना कि नहीं बना? अब यही अगर इसका हम प्रोजेक्शन व्यू बना दें तो हमारा टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज माय टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट sp3। हम एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया इधर CH4, हमने एग्जांपल ले लिया CH4। अब हम ये पूछेंगे बेटा कि इसमें कार्बन का हाइब्रिड क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कार्बन का चारों हाइड्रोजन के साथ क्या करोगे, इसका बॉन्डिंग दिखा दोगे, H H H H। अब क्या देख रहे हो, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, चारों सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा कार्बन का हाइब्रिड है वो हमारा क्या हो गया, ये sp3 हो गया। चलो एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं C2H6। अब हम इसमें हम बोले कि दोनों कार्बन का हाइब्रिड क्या होगा। हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि दोनों हमारा कार्बन का हाइब्रिड क्या होगा। तो क्या करेंगे, एक C यहाँ, एक C यहाँ, और यहाँ अगर 3 H की बात करते हैं तो एक H यहाँ, 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 एक H यहाँ। अगर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो अब क्या देख रहे हो कि इसका जो चारों बॉन्ड है वो सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन का हाइब्रिड क्या हो गया, sp3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इन्होंने भी 4 बॉन्ड बनाया, चारों सिंगल है, तो इसका भी हाइब्रिड क्या हो गया, sp3। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो हम कार्बन का हाइब्रिड को पहचान सकते हैं। कुछ समझ में आ रही है sp3 के बारे में क्या होता है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन sp2। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सबसे पहला इसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि अगर हमारा sp2 है तो शेप क्या हो जाएगा इसका, इसका शेप हो जाता है ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होता है शेप, ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि ये sp2 है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर हम बात करें कि sp2 में हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो कितना होता है, वो होता है 120 डिग्री। तीसरा हम बोलते हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन sp2 दिखाएगा। तो कार्बन तभी sp2 दिखाएगा जब उसके पास एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। कितना पाई बॉन्ड, उसके पास 1 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो आप क्या देख रहे हो कि sp2 में एक s है और p कितना है, 2 है, तो एक s और 2 p है। अगर तीनों को हम जोड़े तो मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स मिलेगा। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद भी हमें 3 ऑर्बिटल्स मिलेगा, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग ऑल दिस 3 ऑर्बिटल्स विल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। क्लियर। तो अगर इनका हम मिक्सिंग के बाद अगर इसका हम शेप बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। और अगर हम इनकी एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो जाके हमें इसका शेप मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इनका शेप क्या हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर। और यही अगर हम बनाते हैं इनका साइड व्यू तो नॉर्मल ये ऐसे बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि एक ठो एग्जांपल लेके आपको अगर सिखाते हैं कि अगर हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम बोलते हैं कि जो भी हमारा जितने भी कार्बन्स हैं हर एक कार्बन का हाइब्रिड क्या है,
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं है आप कंपाउंड को पूरा ड्रॉ करोगे, लेकिन अगर एक बार आपको प्रैक्टिस हो गया तो आप देखकर भी सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक H हमारा यहाँ है, एक H हमारा यहाँ है, एक H हमारा इधर है और एक H हमारा इधर है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो कार्बन के लेफ्ट में जो दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है दोनों सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर हम राइट में देखें तो इसके पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मीन्स एक सिग्मा एक पाई, और हम पहले ही यहाँ पर सिखाए थे कि एक पाई होगा तो sp2 होगा, मतलब ये वाला कार्बन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 पाई और डबल बॉन्ड इस कार्बन का हाइब्रिड क्या हो गया, sp2। सिमिलरली ये कार्बन का भी आप देख रहे हो कि लेफ्ट में इसके पास डबल बॉन्ड है मीन्स एक पाई है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिड हो गया क्या, sp2। तो हमें लग रहा है कि आपको पता लग गया कि अगर कार्बन का सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो आप sp3 लिखोगे, अगर कार्बन का कोई अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख गया तो क्या लिखोगे, sp2। चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको अगर मैं पूछूं कि इसमें कार्बन का क्या हाइब्रिड है तो आप बताइए फटाफट। ऐसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन अगर ये दे दिया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं ये बोलता हूँ सपोज़ अगर ये वाला मेरा कार्बन A है, ये वाला मेरा कार्बन B है और ये वाला अगर मेरा कार्बन C है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कार्बन A, कार्बन B एंड कार्बन C में हर एक कार्बन का हाइब्रिड क्या है। अब देखो मैं तो देखते लिख दूंगा कि A वाला कार्बन का सारा बॉन्ड सिंगल है तो A वाला कार्बन हो गया sp3, B वाला कार्बन का एक डबल बॉन्ड है तो B वाला कार्बन हो गया sp2, C वाला कार्बन का एक डबल बॉन्ड है तो C वाला कार्बन हो गया sp2। अब ये आपके प्रैक्टिस पर है, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करेंगे, इसका फिर से पूरा मॉलिक्यूल्स खोल कर लिखेंगे। कैसे, जैसे ये कार्बन यहाँ तो आप एक H यहाँ दिखाओ, एक H यहाँ दिखाओ और एक H यहाँ दिखाओ, सिंगल बॉन्ड C, एक H यहाँ दिखाओ, डबल बॉन्ड C, एक आप H यहाँ दिखाओ, एक H यहाँ दिखाओ। तो क्या देख रहे हो कि ये वाला कार्बन का सब सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp3। ये वाला कार्बन का दो सिंगल और एक डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp2। ये वाला कार्बन के लेफ्ट में दोनों सिंगल, राइट में दोनों सिंगल, लेफ्ट में डबल, तो ये वाला भी कार्बन हो गया sp2। तो ये वाला प्रोसेस आप तब फॉलो करोगे जब आप स्टार्टिंग हो, बिगनर हो, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको ये इस तरह का लॉजिक फॉलो करना है कि देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कुछ समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं, हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ऐसे मान लीजिए अगर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। मैं अगर आपको दे दिया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर मैं मान लीजिए मैं इस कार्बन को अल्फ़ा मानता हूँ, इस कार्बन को बीटा माना, इस कार्बन को गामा, इस कार्बन को डेल्टा, इस कार्बन को थीटा, इस कार्बन को साई एंड इस कार्बन को मैंने एक्साई माना। अब हम बता रहे हैं कि बेटा सारे कार्बन का हाइब्रिड आपको लिखना है, क्या होगा। हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं आपको समझाने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अल्फ़ा कार्बन है इस कार्बन का सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, sp3। अगर बीटा वाला का हम देख रहे हैं तो इसमें एक डबल बॉन्ड है तो बीटा वाला कार्बन क्या हो जाएगा, sp2। अगर गामा वाला का हम देखें तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है तो गामा वाला कार्बन क्या हो जाएगा, sp2। अगर हम डेल वाला कार्बन देखें तो इसके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो डेल वाले कार्बन क्या हो जाएंगे, sp3। अगर जाई वाला कार्बन देखें तो इनका भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये कार्बन का हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp3। अगर थीटा देखते हैं तो इनमें भी सारे के सारे कार्बन क्या हैं, sp सिंगल बॉन्ड है,
यानी ये कार्बन का हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp3। और लास्ट वाला अगर साई का देखें तो ये भी सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड क्या हैं, सिंगल, तो इस भी कार्बन का हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp3। उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप बिना पूरा मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए आप कार्बन के हर एक हाइब्रिड को पहचान सकते हो उसके बॉन्ड से। यानी अब तक हमने sp3 और sp2 की बात कर लिया। तो sp3 का मतलब क्या बोल सकते हो, जहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, हाँ कि ना। और sp2 क्या बोलोगे, जहाँ पर एक पाई बॉन्ड एटलीस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट क्या, एक ही होना चाहिए, दो होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा बात करते हैं हाइब्रिड, जो मेरा क्या है, sp हाइब्रिड है, जो मेरा है sp हाइब्रिडाइजेशन। जो मेरा क्या है, ये हमारा हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए पहले इसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं कि जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, सबसे पहला इसका जो शेप होता है वो होता है कितना, लीनियर। अब लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक s है एंड एक p है, मतलब केवल दो ऑर्बिटल है, और दोनों एक s एक p दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, मतलब दोनों का एनर्जी भी अलग अलग है। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें एक नया ऑर्बिटल मिलेगा, वो भी दो ऑर्बिटल का मिलेगा, जिसमें दोनों का शेप, दोनों का एनर्जी इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम इनकी पहले अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और ये हमारा एक्सिस। तो आप क्या देख रहे हो कि लीनियर है। और अगर हम नॉर्मल बात करें तो इसका ये होगा, जिसमें इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि sp हम कब बोलेंगे, जब कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड हो। कंपाउंड में कितना है, 2 पाई बॉन्ड हो, तभी जाके इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड। चलिए अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूं कि जैसे मान लो, बस ये समझने के लिए है, अगर केवल एक बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर मेरे पास दो बॉन्ड है तो हम इसको बोलते हैं एक सिग्मा और एक पाई। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या बोलते हैं, एक सिग्मा एंड 2 पाई। तो ये आपको याद होगा, बस मैं एक बार रिकॉल करा दिया कि अगर मेरे पास केवल अगर एक ही सिग्मा बॉन्ड है तो उसको, एक बॉन्ड है तो हम बोलेंगे एक सिग्मा बॉन्ड, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सियल कोलिजन ही होता है, और एक्सियल वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। जब एक बार एक्सियल हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा हमारा पाई बॉन्ड, दूसरा हमारा हो जाएगा पाई बॉन्ड। आप देखो इस एक बार मैं आ रहा हूँ, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं
कुछ एग्जाम्पल का हम समझते हैं। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक तो सिग्मा कंफर्म है और 2 पाई बॉन्ड है। और मैंने अभी बताया था कि अगर कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp। यानी इसमें इस कार्बन के पास भी 2 पाई बॉन्ड है तो इस कार्बन का भी हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp। और इस कार्बन के पास भी 2 पाई बॉन्ड है तो इस कार्बन का भी बेटा हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp। तो समझ में आ रही है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई का मेंस हो या नीट हो। एडवांस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये जेई मेंस और नीट के लिए। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। हम अगर पूछ रहे हैं बेटा कि हर कार्बन का आपको हाइब्रिड निकालना है, हम क्या बोल रहे हैं कि हर कार्बन को आपका अगर हाइब्रिड निकालना है, तब क्या देख रहे हो कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो इस कार्बन में, मैं क्लास में हूं, मैं आई विल कॉल, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो ये कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इस कार्बन को हम बोल सकते हैं sp3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसमें हमें एक पाई बॉन्ड दिख गया तो इस कार्बन का हाइब्रिड हम बोलेंगे sp2। अगर इस कार्बन की हम बात करें तो इस कार्बन में भी एक मुझे पाई बॉन्ड दिख गया तो इस कार्बन का भी हाइब्रिड होगा sp2। अगर इस कार्बन की हम बात करें तो हमें 2 पाई बॉन्ड दिख गया तो इस कार्बन का हाइब्रिड sp होगा और इस कार्बन का भी हाइब्रिड क्या हो जाएगा, sp। यानी इस तरह से क्या होगा कि अब हम देखते क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि किस कार्बन का कौन सा हाइब्रिड है। सारे सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, एक पाई बॉन्ड हुआ तो sp2, 2 हुआ तो sp। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, मतलब आप इसको हेडिंग ये मार के चल लो, कॉन्सेप्ट टाइप का ये होता है जो थोड़ा सा आपके मैकेनिज्म में काम करेगा। अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं sp3 तो, और दूसरा हमने अभी पढ़ाया sp2 और हमने बात किया sp। अगर हम sp3 में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है वो कितना होगा, इसमें हमारा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है 25%, जो सबको निकालने आता है। कैसे निकलता है ये, sp3 में s 1 है तो आप s को 1 ले लो और 3p और 1s, 3 + 1 4 × 100, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर हम sp2 की बात करें तो जो हमारा परसेंटेज s होगा वो होता है ऑलमोस्ट 33%। और अगर हम sp की बात करें तो इसमें जो हमारा परसेंटेज s होता है वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 50%, जो आपको हम बॉन्डिंग में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में इसका यूज़ लगेगा। अब मान लीजिए कि अगर मैं sp3 दिया हूँ, sp2 दिया हूँ और sp दिया हूँ, और फिर अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 3 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है sp3, एक दिया हुआ है sp2 और एक दिया है sp। तो पहले तो हम ये समझे बेटा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स विच हैज़ द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन को वही पुल करेगा जिसका चार्ज प्लस होता है। तो प्लस कौन होगा, प्लस तो वही पुल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को वही पुल करेगा जिस पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा। तो अब ये बताओ प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस में, प्लस चार्ज क्या होता है न्यूक्लियस में। तो जो ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उस पर उतना प्लस चार्ज होगा, और जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। हम फिर से बता रहे हैं,
कि जैसे मान लो कि अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिटल इतना क्लोज है, ये हमारा न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिटल इतना दूर पर है, और ये भी न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिटल इतना दूर पर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस का जितना क्लोज होगा उतना इस पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा, और जितना ज़्यादा इस पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम sp की बात करें तो इसमें हमारा s कैरेक्टर 50% है। अगर हम sp2 की बात करें तो इसमें हमारा s कैरेक्टर ऑलमोस्ट 33% है। और अगर हम sp3 की बात करें तो इसमें हमारा s कैरेक्टर ऑलमोस्ट 25% है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज s होता है, फिर p, फिर d, फिर f। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे s ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि sp में s ऑर्बिटल्स इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के क्लोज आएगा वैसे वैसे उस पर प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप क्या लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा sp में होता है, फिर हमारा sp2 में होगा, फिर हमारा sp3 में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज़ बॉन्ड लाइन नोटेशन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन। हम बॉन्ड लाइन नोटेशन को क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन। बहुत लोग को थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह से, अगर मैंने एक ऐसे कंपाउंड बना दी जो आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, याद रखिएगा कि ऑल द एंड एंड बेंड आर कार्बन। तो आप दिखा दो, एक कार्बन यहाँ कर दो, एक कार्बन यहाँ दिखा दो, एक कार्बन यहाँ दिखा दो, एक कार्बन यहाँ दिखा दो। अब जब कार्बन के साथ कोई भी एलिमेंट्स नहीं जुड़ा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हाइड्रोजन। जैसे ये एंड वाला कार्बन केवल एक है तो इसका रेस्ट 3 बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। जैसे ये बीच वाला कार्बन का 2 बॉन्ड है तो रेस्ट 2 बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 बॉन्ड है तो इसका रेस्ट 2 बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो रेस्ट 3 बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हम चाहे इसको हम ऐसे डोनेट करें या इसको हम ऐसे करें, बात बराबर है, लेकिन आपको ये वाले फॉर्म में ही क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको समझ में आना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। अगर सपोज हमने ये दिया है तो आप इजीली लिख दोगे ऑल द एंड एंड बेंड आर कार्बन। तो एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, डबल बॉन्ड ये हुआ। अब फर्स्ट कार्बन में देख रहे हो केवल 1 बॉन्ड है तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन। सेकंड वाला कार्बन का 2 बॉन्ड है, रिमेनिंग 2 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन। थर्ड वाले कार्बन का 3 बॉन्ड है तो केवल 1 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन। और राइट मोस्ट कार्बन का 2 बॉन्ड है तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड क्या होगा, H2। तो समझ में आ रही है कि आप चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात क्या है, बराबर है। चलो एक और कुछ लेके हम बात करते हैं।
अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चंस आएगा जिसको आप सॉल्व करोगे। चलो इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, सी 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 डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी 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 डबल बॉन्ड सी। तो पहला वाला क्या होगा CH3, दूसरा वाला CH2, तीसरा वाला चारों बॉन्ड कुछ नहीं होगा, इसमें होगा CH, ये होगा CH3, ये होगा CH2, ये होगा CH, ये होगा CH2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने करना सीख गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी को क्या करता है, चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर में अब अगर आपने अल्कोहल मिला दिया तो अब वो वाटर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, और आपको अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप are atoms or group of atoms which decide the chemical properties। जो क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है बेटा, डिसाइड करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Next we are going to focus on classification of organic compounds। हम कैसे, देखिए तो ये दो तरह का होता है, आप इसको ओपन चेन भी बोल सकते हो। आप इसको क्लासिफाई ओपन चेन में कर सकते हो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड चेन। और यही ओपन चेन को हम क्या बोलते हैं, इस ओपन चेन को हम बोलते हैं एसाइक्लिक, तो क्लोज चेन को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक। ओपन चेन को हम बोलेंगे एसाइक्लिक, तो क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक। और यही जो हमारा साइक्लिक है इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, क्या बोलेंगे, एक को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, तो दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एक को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, तो दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। अब एसाइक्लिक क्या होता है, जहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में कनेक्ट नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर हम ये ड्रॉ कर दिए, ओपन साइकिल हो गया, या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये भी क्या हो गया, ओपन साइक्लिक। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करते होमो मीन्स सेम, मतलब जो भी चेन हमारा फर्स्ट एंड लास्ट कनेक्ट होगा वो सेम होगा। जैसे अगर हम ये बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि ऑल द एंड एंड बेंड आर कार्बन, मीन्स ये तीनों जो कॉर्नर हैं ऑल थ्री आर कार्बन, तो इसको क्या बोल सकते हो, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें
तो ये भी आप क्या देख रहे हो कि ऑल द बेंड एंड एंड आर कार्बन, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या देख रहे हो कि ऑल द एंड एंड बेंड आर कार्बन, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक। अगर हम हेट्रो की बात करें तो हम अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देख रहे हो कि मेरे पास तो रिंग में 5 एलिमेंट्स हैं लेकिन केवल 4 ही कार्बन है, 1 ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारा होमो नहीं हो गया। क्यों? बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये भी हमारा क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। तो हमारे ख्याल से आप कम से कम कंपाउंड देख के ये तो पहचान सकते हो कि कब इसको हम ओपन साइकिल बोलेंगे या ओपन चेन या एसाइक्लिक, कब इसको हम क्लोज चेन में होमो बोलेंगे या इसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। कुछ समझ में सबको आ रही है क्या बोल रहे हैं? चलिए अब मान लीजिए अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देख के पूछूं कि आपको ये बताना है कि क्या ये होमो है कि ये आपको हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई होमो साइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक अगर मान लीजिए अगर मैंने एक ये क्वेश्चन दिया, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया तो क्या होगा इसका? जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगर हमने ये वाला एक कंपाउंड दिया, हम पूछ रहे हैं क्या बेटा ये होमो है कि हेट्रो है। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन है, अलग अलग एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम दूसरी कंपाउंड की बात करें, अगर मैं इस तरह से लगा दिया इसको, तो आप क्या देख रहे हो? इसमें 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम तीसरा बात करते हैं, अगर मैं ये दे दूं ऐसे, तो आप क्या देख रहे हो कि इस साइकिल में सारे के सारे एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो गया? होमोसाइक्लिक। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर मैं ये देख रहा हूँ तो इस बाहर वाला कंपाउंड से मतलब नहीं है, हमें इस साइकिल को केवल देखना है। साइकिल में क्या देख रहे हो कि ऑल द एंड एंड बेंड आर कार्बन, तो ये भी क्या हो गया? होमोसाइक्लिक। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम ये दिखा दिया आपको, इस तरह से कंपाउंड बना दिए और हमने पूछा कि ये क्या है, तो आप क्या देख रहे हो कि रिंग तो 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 में क्या देख रहे हो? 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। तो क्या हो गया कि इस रिंग में देयर आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हेट्रोसाइक्लिक। तो क्या आप होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक पहचानना सीखे कि नहीं? तो समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपको अगर ये पहचानना है कि आउट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स कौन सा हमें कितना हेट्रोसाइक्लिक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जेई मेंस के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि टोटल number of compounds which are heterocyclic, कितने कंपाउंड्स हैं जो हेट्रोसाइक्लिक है। ये आपके इंटीजर टाइप हो गए, ये आपके इंटीजर टाइप हो गए कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर हेट्रोसाइक्लिक। जैसे मान लो अगर पहला क्वेश्चन हमने अगर ये दे दिया 1, दूसरा क्वेश्चन हमने अगर ये दे दिया
तीसरा क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, चौथा क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, पांचवा क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हमने आपको ये दे दिया, सेवेंथ क्वेश्चन अगर मैंने आपको ये दे दिया, और अगर मैंने 8 क्वेश्चन आपको अगर ये दे दिया, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का, कितने कंपाउंड्स हमारे क्या है बेटा, कितने कंपाउंड्स हमारे हेट्रोसाइक्लिक हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो, ए वाला में आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो भी हमारे रिंग है उसमें एक है, तो ये हमारा हेट्रो नहीं हुआ, ये होमो हुआ, इसको मैं काट दिया। दूसरे में क्या देख रहे हो कि बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारा पहला कंपाउंड है जो हेट्रो है। इसमें भी देख रहे हो कि रिंग में एक नाइट्रोजन आ गया, तो ये दूसरा है जो हेट्रो है। डी में भी देख रहे हो कि एक एन आ गया, ये तीसरा कंपाउंड जो हेट्रो। ई में देख रहे हो एक बी आ गया, ये चौथा कंपाउंड है जो हेट्रो। एफ में भी देख रहे हो एक बी आ गया, ये आपका पांचवा कंपाउंड है जो क्या हो गया, हेट्रो। इसमें आप क्या देख रहे हो, जी में कि सारे के सारे सेम है, तो ये होमो हो गया। एच में भी देख रहे हो आप कि सारे के सारे सेम है, तो ये भी होमो हो गया। तो हमारा अगर इंटीजर टाइप है तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, हम इसका आंसर लिख देंगे 5। तो इस तरह क्वेश्चंस आप जेईई मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में क्या होगा, आप इस तरह क्वेश्चंस को उम्मीद कर सकते हो। क्लियर है आपको? चलिए, अगर मैं एक और क्वेश्चंस आपके थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अगर एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ हेट्रोसाइकल, टोटल नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कितना होगा। जैसे मान लो अगर मैं पहला ये दे दिया, हमने दूसरा ये दे दिया, हमने तीसरा अगर ये दे दिया, हमने चौथा अगर ये दे दिया, हमने अगर पांचवा ये दे दिया, हमने अगर छठा ये दे दिया, सेवेंथ हमने अगर ये दे दिया, अगर हमने 8 कंपाउंड ये दे दिया, अगर हमने 9th कंपाउंड अगर ये दे दिया, हमने अगर 10th कंपाउंड ये दे दिया, ये सल्फ़र है, अगर हमने 11th कंपाउंड ये दे दिया, और अगर हमने 12th कंपाउंड ये दे दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कितने कंपाउंड हैं जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम सबसे पहला बात करें पहला कंपाउंड का, साइक्लिक क्या देख रहे हो, ऑल द एंड आर सेम, तो ये हमारा हो गया होमो, तो ये तो होगा नहीं।
अगर दूसरा हम बात करें तो रिंग में हमारा एक O आ गया, बाकी कार्बन है, तो ये हमारा पहला कंपाउंड जो क्या हेट्रोसाइक्लिक। अगर थर्ड में हम देखें तो हमारे रिंग में सारे के सारे सेम है, तो ये हो गया होमो। अगर इसमें हम बात करें तो रिंग में हमारा एक नाइट्रोजन है, ये हो गया हेट्रो। इसमें रिंग में हमारा एक बोरॉन है, ये हो गया हेट्रो। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सारे के सारे रिंग में कार्बन है, तो ये हो गया होमो। इसमें हम देख रहे हैं रिंग में सारे के सारे रिंग हैं, तो ये हमारा हो गया होमो। ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारे रिंग में सारे के सारे सेम हैं, ये हमारा हो गया होमो। इसमें हम क्या देख रहे हैं, रिंग में सारे के सारे सेम हैं, ये हमारा हो गया होमो। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिंग में एक सल्फ़र है, ये हो गया हेट्रो। ये क्या देख रहे हैं, रिंग में सारे के सारे कार्बन है, ये हो गया होमो। और ये हमारा बेटा क्या हो गया, ये हो गया एक ओपन कंपाउंड है जो हेट्रो है। ये हेट्रो है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हेट्रोसाइक्लिक। ये वाला ऑल्दो हेट्रो है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है, जो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये समझ में आएगा। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ तक पढ़ो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके।